हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन सेक्शन करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन सेक्शन ये प्रोज का भी है यानी चैप्टर का, और पोट्री का भी है यानी जो पोएम का है। ये एक्सप्लेनेशन होती क्या है, तो बुक के चैप्टर से कोई भी एक लाइन दे दी जाती है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। पोएम का भी सेम केस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आता है ये प्रोज सेक्शन को सॉल्व करने के लिए और एक क्वेश्चन आता है पोएम को सॉल्व करने के लिए, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है कि माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड विथ ट्रैवल्स, यानी मेरा जीवन क्राउडेड यानी जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, भरे होते हैं। विथ ट्रैवल्स यानी यात्रा करना। जो ये कह रही है उनका कहना है कि उनका जीवन जो है यात्राओं से भरा पड़ा है। एंड मैनी पीपल फॉर मी टू पुट इन विद इन द कवर ऑफ वन बुक, और बहुत सारे लोग हैं इसमें जिससे कि और बड़ा ही मुश्किल है उनको एक ही किताब के पन्ने में अटा देना। इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले हम लिखते हैं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इंडियाज़ थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, यानी भारत एक यात्री की दृष्टि से, और जिन्होंने इसको लिखा होता है उसका नाम भी लिखना पड़ता है, और ये लिखी गई है पर्ल एस बक के द्वारा। इट इज़ अबाउट हर विजिट टू इंडिया अ ट्रैवलर। ए ट्रैवलर यानी यात्री, एक यात्री के रूप में वो भारत आई थी, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। एंड द इम्प्रेशंस सी गैदर अबाउट इट, और यहाँ पे इम्प्रेशंस यानी छाप, प्रिंट, और किस प्रकार के छाप, बहुत तरह के, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से इकट्ठी की। गैदर यानी इकट्ठा करना। अकॉर्डिंग टू बक हर लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रेवल्स। बक खुद कहती है कि उनका जीवन फुल यानी भरा हुआ है यात्राओं से। व्हेन शी विजिटेड टू इंडिया, विजिटेड यानी आना, कहीं पे जाना। जब वो भारत आई, शी मेट सेवरल काइंड्स ऑफ पीपुल, सेवरल यानी बहुत तरह के। भारत में वो बहुत सारे लोगों से मिली। हर लाइफ इज़ फुल ऑफ सो मैनी पीपुल, उनका जीवन बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा है। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट देम विथ इन द कवर ऑफ वन बुक। पॉसिबल संभव, पुट देम यानी डाल देना, वन बुक यानी एक बुक। अब जो व्यक्ति यात्रा करेगा वो तो बहुत सारे लोगों से मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि उन सारे लोगों को एक ही किताब के पन्ने में हम डाल दें। इट मीन्स शी मेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि जब वो भारत आई तो काफ़ी दिनों के लिए रुकी होंगी, और बहुत ही बड़े लोगों से, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल से वो यहाँ मिली। एंड लिसन टू देम, और उनसे बातें भी की और उनकी बातें भी सुनी। शी न्यू देयर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर भविष्य प्लान यानी योजना, और वे उनके फ्यूचर प्लान के बारे में जानती थी, यानी उन्होंने उनसे काफ़ी सारी बातें की, उनके बारे में पूछा कि आखिर वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। दिस मीन्स दैट द चीप डेली न्यूज़पेपर विच गोज़ एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि ये जो सस्ते डेली के पेपर होते हैं, विच गोज़ एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी सारे जगह, यानी जो सारे जगह जाते हैं, एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। इज़ फार लेस देन फ्री देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। लेकिन ये जो महंगे वाले मंथली आते हैं, जो साप्ताहिक आते हैं और जो मासिक आते हैं, उनसे ये बहुत कम फ्री है, यानी ये ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है। ये जो है लाइन ये ली गई है हाउ फ्री इज़ द प्रेस से, यानी प्रेस कितना फ्री है, कितना स्वतंत्र है, क्या यह सचमुच में स्वतंत्र है भी कि नहीं। और ये लिखी गई है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। यहाँ पे इस लाइन में कहना क्या चाहती है वो, तो द राइटर शोज द डिफरेंस बिटवीन द चीप डेली न्यूज़पेपर एंड द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। तो यहाँ पे चीप डेली न्यूज़पेपर और जो कि महंगे वीकली और मंथली आते हैं, उन दोनों के बीच में ये अंतर बताने की कोशिश कर रही है। राइटर सेज दैट द चीप डेली पेपर इज़ बेटर देन मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। बेटर देन यानी कि अच्छे हैं। राइटर कहना चाहती है कि ये जो डेली सस्ते पेपर आते हैं वो मंथली जो महंगे वाले आते हैं उससे ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, क्योंकि ये सारे जगह जाते हैं और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। बट इट इज़ फार लेस फ्री देन मोर एक्सपेंसिव, लेकिन
ये जो ज़्यादा एक्सपेंसिव वीकली और मंथली है, इसे ज़्यादा स्वतंत्र ये नहीं होते हैं, उससे कम स्वतंत्र होते हैं। इनकी स्वतंत्रता पर रोक रहती है और बहुत चीज़ की इन्फ्लुएंस रहती है। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो पुराने रीति रिवाजों को, पुरानी आदतों को ज़्यादा मानते हैं और भविष्य के चेंजों को स्वीकारने में उन्हें बड़ा ही कष्ट होता है। रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। माता और बच्चे का जो संबंध होता है वह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे महत्व ज़्यादा दिया जाता है किसी भी पति और पत्नी के संबंध से। इसे समझाना है। ये एक्सट्रैक्ट यानी निकालना, ये जो एक लाइन है जो ली गई है वो अ चाइल्ड इज बॉर्न से ली गई है और जर्मेन ग्री के द्वारा लिखी गई है। इस एक्सट्रैक्ट में राइटर डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, यानी एक माता और बच्चे के संबंध का क्या महत्व होता है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में, वही बता रही है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता और बच्चे का संबंध बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नेचुरल, ये प्राकृतिक ही है, प्रकृति के द्वारा ही तय है। बट मदर एंड चाइल्ड, बोथ मदर एंड चाइल्ड हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड यानी रिलेशन, संबंध। बच्चे और माता का जो संबंध होता है वह काफ़ी मजबूत होता है दोनों के बीच। बट अ वाइफ नीड्स द सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड, नीड ज़रूरत, सपोर्ट यानी सहारा, लेकिन एक पत्नी को अपने पति के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। एंड चाइल्ड नीड्स द लव ऑफ हिज फादर, और एक बच्चे को अपने पिता के स्नेह की, प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मदर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो पति और पत्नी के रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। वो मिनिस्टर से मिलने के लिए चले गए। यहाँ सीधा का मतलब है मिलना, चले गए और मैंने कार पार्क में उनका इंतज़ार किया। तो ये लाइन किससे ली गई है? तो ये लाइन अब पिंच ऑफ स्नफ से ली गई है, जो कि मनोहर मालगांवकर की स्टोरी है। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू, तंबाकू इन पाउडर फॉर्म। स्टोरी इज अबाउट द मिस्चीवियस अटेम्प्ट्स, मिस्चीवियस यानी शरारती, अटेम्प्ट यानी कदम, ऑफ ए कनिंग मैन, कनिंग यानी चालाक मनुष्य, टू रीच पावरफुल पीपुल। ये स्टोरी पूरी की पूरी नानू काका के बारे में है। नानू काका एक बहुत ही झूठे व्यक्ति है और अपने चाल चल के वो कैसे मजबूत लोगों से मिलते हैं, यही पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करती है। नानू काका वॉन्ट्स टू मीट ए मिनिस्टर। अब नानू काका को ज़रूरत पड़ गई किसी मंत्री से मिलने की, इसलिए वो नरेटर यानी वक्ता जो कहानी को सुना रहा है, और ये नरेटर और कोई नहीं उनका भांजा है, उनके पास आते हैं और उसके साथ ही वो मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। ये बेचारा तो खुद प्रोबेशन पीरियड पर था, यानी 1 महीने तक काम करेगा तो इसे कंफर्म होगा किसका सिलेक्शन होना है या नहीं। तो ये चुपचाप कार पार्क में खड़ा रहा और नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए चले गए। अंत में क्या हुआ, वो मिनिस्टर से मिल ही गए और नरेटर के साथ वापस आए। एंड हियर दोज वॉइसेस, अब यहाँ से ये पोयम को समझाने का पोयम की लाइन है, इसे एक्सप्लेन करना है। हियर दोज वॉइसेस, इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। और वॉइस आने लगी, आवाज़ें आने लगी कि अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम्हें उसे मारना चाहिए। तो ये एक्सट्रैक्ट ली गई है स्नेक पोएम से और लिखी गई है D.H. लॉरेंस के द्वारा। हेयर इन दिस पोएम द पोएट इज़ नरेटिंग एन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। इस कविता में कवि नरेटिंग सुना रहे हैं एक सामान्य अनुभव। किस बात की? तो फाइंडिंग ए स्नेक ड्रिंकिंग वाटर इन हिज बैकयार्ड। बैकयार्ड यानी पीछे के आंगन में, यानी पीछे का जो खुला स्पेस होता है उसमें हुआ क्या था, एक सांप पानी पी रहा है। When the poet saw a snake who came to drink water, he was fascinated by it. जब पोएट ने सांप को देखा
हुआ क्या था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए एक सांप उनके यहाँ पानी पीने के लिए आया था। और जब कवि ने देखा कि कोई सांप पानी पीने के लिए आया है तो ही वॉज फैसिनेटेड बाय इट। फैसिनेटेड यानी उस पर आकर्षित हो गए, उस पर मोहित हो गए उसकी सुंदरता को देखकर। ही डिड नॉट वांट टू किल हिम, वो उसको मारना नहीं चाहते थे। नेचर इन हिम प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम किलिंग इट। नेचर यानी प्रकृति, प्रिवेंटेड यानी रोके रखना। उनके अंदर की जो प्रकृति थी, क्योंकि मानव स्वभाव से ही दयावान होता है, करुणावान होता है, किसी को बिना अपराध मारना नहीं चाहता, तो ये उनका स्वभाव उन्हें रोक रहा था कि इसे मत मारो। बट हिज इनर वॉइस रिप्रेजेंटिंग कॉमन बिलीफ, लेकिन उनकी जो मन की भावना थी, जो कि सामान्य बिलीफ को, सामान्य चीज़ को बता रही थी, प्रोवोकिंग, उन्हें जोर देकर कह रही थी कि अगर तुम उसे नहीं मारते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उससे डर गए हो। यहाँ पे बात ये होती है कि जो कवि की शिक्षा हुई है उसमें क्या सिखाया गया है कि स्नेक पॉइजनस होते हैं, अगर नहीं मारते हैं तो वो हमें मार देंगे। तो ये सारी बातें जो कि वर्तमान शिक्षा में चल रही है, ये सारी बातें ही इन्हें बार बार याद दिला रही है कि इन्हें सांप को हर हालत में मारना चाहिए, नहीं तो ये मारने वाले नहीं थे। एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, वॉट एवर यानी जब कभी, समय, डीड यानी एक्ट, काम, यहाँ पे आप कारनामा कह सकते हैं। अब किसी भी टाइम जब कोई कारनामा होता है तो मैकेविटी वॉज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं होता है। मैकेविटी कौन है? तो एक बिल्ला है, टी.एस. इलियट का। ये एब्स्ट्रैक्ट पोयम से ली गई है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से। टी.एस. इलियट के द्वारा ये कविता लिखी है। इस एब्स्ट्रैक्ट में पोएट डिस्क्राइब्स ए मिस्टीरियस कैट, मिस्टीरियस यानी रहस्यमय बिल्ला, मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ला है। इट कमिट यानी करता है, वेरियस काइंड ऑफ क्राइम, बहुत तरह के अपराध को मैकाविटी अकेले करता है, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि उसे प्रूव कर सके। इट कमिट्स द क्राइम एंड वेनिसेस, क्राइम करता है, अपराध करता है और वेनिसेस गायब हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। इट ऑलवेज कमिट्स द क्राइम, हमेशा अपराध करता है, लेकिन किसी भी प्रकार का क्लू यानी सबूत नहीं छोड़ता है उस जगह पर। इट कमिट क्राइम एवरीवेयर, हर जगह ये क्राइम कमिट करता है, लेकिन पाया कहीं नहीं जाता। इस एक्सट्रैक्ट में, प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट में पोएट कहते हैं कि वॉट एवर टाइम द क्राइम टुक प्लेस, यानी किसी भी समय जब अपराध होता है, मैकाविटी इज नॉट ऑन द स्पॉट, यहाँ हो जाएगा ऑन। मैकाविटी उस जगह पर नहीं, स्पॉट यानी उस जगह पर नहीं रहता है, क्योंकि वह पहले ही उस जगह को, उस प्लॉट को, उस स्थान को छोड़ देता है, इतना चालाक है। आगे है दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, यानी तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम मुझे कहती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, मेरा जीवन तो तुम में है, तो ऐसा करके तुम मेरा जीवन बर्बाद कर रही हो। दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्यारी पत्नी मैं नहीं जा रहा हूँ, से ली गई है और लिखी गई है जॉन डॉन के द्वारा। पहली पोएम है बुक की। इस लाइन में पोएट शोज इज बिलव्ड, शोज दैट इज बिलव्ड, बिलव्ड यानी प्रेमिका, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है, और यहाँ पे तो ये इनकी पत्नी है। हैज डीप लव फॉर हिम, कवि कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है उनसे बड़ा ही गहरा प्रेम करती है। पोएट ही बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जो पोएट का लव, और पोएट की जो बिलवेड है पत्नी है, वो भी इनसे बहुत प्यार करती है। पोएट कहते हैं कि तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो, मेरे प्रति तुम्हारा प्यार महान है, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो, तो तुम मेरा जीवन बर्बाद कर रही हो रो रो कर, क्योंकि तुम ही तो मेरे लिए बेस्ट हो, तुम ही मेरे लिए बेस्ट ऑफ टाइम हो, तो रोना बंद कर दो। कवि कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगी, मुझे नहीं जाने दोगी, मेरे तरफ तुम्हारा व्यवहार इतना अलग होगा, तो कैसे मैं मान लूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इस प्रकार से कवि एक तरह से समझा रहे हैं अपनी पत्नी को, और दूसरी तरफ पोएट शोज हिज डीप रिलेशनशिप, यहाँ पे DEEP होगा, अपनी पत्नी के प्रति गहरा प्यार दिखा रहे हैं पोएम के ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए। आगे है अ डस्ट यानी धूल, होम इंग्लैंड बोर, बोर यानी पैदा करना, जन्म देना, शेप्ड आकार देना, मेड अवेयर, अवेयर यानी जागरूक बनाना,
गेव वंस और फ्लावर्स टू लव, गेव यानी देना, वंस एक बार, अपने फूल प्यार करने के लिए देना, हर वेज टू रोम, रोम यानी घूमना, और वो सारे रास्ते देना जिससे कि मनुष्य घूमता फिरता है। ये लाइन द सोल्जर पोएम से ली गई, यानी सैनिक, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हिज डीप फीलिंग ऑफ हिज लव फॉर हिज कंट्री। इस लाइन में पोएट अब कितना प्यार करते हैं अपने देश से, वही फीलिंग्स, भावना दर्शा रहे हैं। पोएट इज हिमसेल्फ ए सोल्जर, पोएट खुद एक सैनिक है और दूसरे कंट्री में वो लड़ाई करने के लिए गए हैं। ही रिमेंबर्स हिज कंट्री विथ फॉन्डनेस, यहाँ FOND होगा, वो अपने देश को बड़े ही प्यार के साथ, फॉन्डनेस यानी चाह के साथ याद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और वहीं पे ब्राउड देयर, ब्राउड यानी पैदा होना, बड़ा होना, पला बढ़ा होना, वहाँ पे जन्म हुआ है, वहाँ पे वे पले बढ़े हैं। ही सेज दैट हिज कंट्री हैज़ गिवन हिम फ्लावर टू लव, वो बोल रहे हैं कि उसकी कंट्री ने उसे फूल दिए हैं प्यार करने के लिए, चलने के लिए रास्ता दिया है और सांस लेने के लिए हवा दी है। ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि कवि का जो प्रेम है अपनी मदरलैंड के प्रति, अपने देश के प्रति, वो काफ़ी गहरा है। इस प्रकार से पोएट शोज हिज पेट्रोइज्म, यानी देशभक्ति अपनी कंट्री की तरफ वो दर्शा रहे हैं और पूरी तरह से वो इंग्लैंड को प्यार करते हैं। दोस्तों, ये सारी जो लाइन होती है इसमें सिर्फ आपको यही बताना पड़ता है कि आखिर ये लाइंस कहना क्या चाह रही है, यही एक्सप्लेनेशन होती है। अगला है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी ऑफ वरीड। चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया पारंपरिक समाज में बहुत सारी होती है और विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। इसी को समझाना है कि इस लाइन में कहा क्या जा रहा है। तो ये लाइन चाइल्ड इज बोर्न से ली गई है, जो जर्मेन ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। तो ये बात सही है कि चाइल्ड बर्थ, आखिर बच्चे का जन्म कैसे होगा पारंपरिक समाज में, वो बहुत होते हैं और अलग अलग होते हैं। देयर यूजफुलनेस stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively। आखिर इनका यूजफुलनेस, इनकी फ़ायदे को आप इस तरह से जान सकते हैं कि वो सांस्कृतिक तौर पर स्वीकार है, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार होना, और बहुत सारे समूह के द्वारा भी ये स्वीकार होते हैं। सो द मदर डज नॉट हैव ए साइक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर, ताकि साइक वजन यानी मानसिक बोझ, ताकि माता को कोई भी मानसिक बोझ ना हो किसी चाइल्ड को बर्थ देने में। एवन थ्रू द पॉसिबल डिजास्टर आर हाईली अलाइव इन द मेमोरी, पॉसिबल यानी संभव और डिजास्टर यानी आपदा। लेकिन ये जो पारंपरिक तरीके होते हैं ये काफ़ी पुराने होते हैं, टेक्नोलॉजी होती नहीं है, एडवांस होते नहीं है, तो इसमें जो डेथ रेट होती है, मरने की दर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और एंजाइटी यानी चिंता का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन फिर भी किया क्या जाता है, अ रिचुअल अप्रोच, यानी बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक सेरेमनी ये लोग करने लगते हैं। विच हेम्स यानी ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को रोकता है, घेरा बना लेता है और रोकता है। ये क्या करते हैं, बहुत सारे रिचुअल सेरेमनी करते हैं और महिलाओं को बहुत सारे टैबू और प्रोहिबिशन यानी ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं ताकि ये कि इस समय में ये नहीं करना है, इस समय में ये नहीं करना है। बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जिससे कि ये जो प्रेगनेंसी का जो ये होता है, टेंशन होती है, उस पर दिमाग ही नहीं जाता है, उस पर ये पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो एंजाइटी लेवल जो है वो मैनेज रहता है, क्योंकि दिमाग तो दूसरी तरफ लगा रहता है, तो उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। तो ऐसा कुछ किया जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन द एनिमल्स डू। ऑब्वियस यानी तय होना, कन्फर्म होना। ये बात तो तय है कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं और ये बहुत ही सामान्य बात है कि आप इसको मान लीजिए। और ये हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा लाभ है कि हम जानवर से थोड़ा क्या पूरे आगे हैं। तो इसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे कि जानवर में क्या क्वालिटी होती है, हम में क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी हम दोनों को अंतर करता है, और ऐसे करके हम जानवर से आगे हो जाएंगे। यही बात लिख देनी है इंग्लिश में। ये लाइन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से ली गई है, यानी ऐसे विचार जिन्होंने मानवता की मदद की है। बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखी गई है ये चैप्टर। इस प्रेजेंट लाइन में राइटर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच डिफरेंस
क्या अंतर है वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग एंड एनिमल। वो कहते हैं कि हम दोनों के बीच बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि ह्यूमन हैव थिंकिंग पावर। थिंकिंग यानी सोचने की शक्ति, मानव के पास सोचने की शक्ति होती है, जबकि एनिमल्स के पास कोई सोचने की शक्ति नहीं होती है। जानवरों के पास कोई विवेक नहीं होता है, वो ना तो हंस सकते हैं, ना मज़े ले सकते हैं, ना फुटबॉल खेल सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियस, ये बात तय है कि हम एनिमल से ज़्यादा जानते हैं और ये हमें मानना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ आवर एडवांटेज, ये हमारा बहुत ही लाभकर है, भगवान ने हमें ये चीज़ दी है। एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग, मानव जानवर तो इंसान की तरह सोच भी नहीं सकते। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा, क्योंकि मानव के पास जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग पावर होती है। एनिमल्स ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकते हैं। थस सर्टेनली ह्यूमन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो इतने तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है एनिमल से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन जानवरों से ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पे जो लाइन है दोस्तों कि एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर, क्योंकि ह्यूमन बींग के पास जो होती है थिंकिंग पावर बहुत ही अद्भुत होती है, आश्चर्यजनक होती है। यहाँ पे ये होगा बिकॉज यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर। अब आगे है रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। धर्म जो है भारतीय के जीवन में हमेशा से मौजूद था। इन इज बेस्ट एज वेल एज इन वर्स्ट एसेट। बेस्ट यानी अच्छे में, वर्स्ट यानी सबसे बुरे पहलुओं में। बेस्ट पार्ट में भी ये मौजूद है और सबसे वर्स्ट, सबसे खराब पहलुओं में भी रिलीजन की गिनती होती है। ये लाइन इंडिया स्ट्रेट ट्रैवलर साई से ली गई है, जो कि पर्लेस बक द्वारा लिखी गई है। इस लाइन में वो कहना क्या चाह रही है, wants to express her idea about the role of the religion in Indian life। अपने विचार को वो दूसरे के सामने लाना चाह रही है, एक्सप्रेस करना चाह रही है, अपनी भावना दूसरे के सामने बताना चाह रही है कि आखिर भारतीय जीवन में धर्म का महत्व क्या है। She means to say that religion has its impact on every aspect of life of Indian people। She means यानी उसका मतलब है कहने का, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, एक्सपेक्ट यानी पहलू, कि रिलीजन का भारतीयों के जीवन के प्रत्येक पहलू में बहुत बड़ा प्रभाव है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हो जाएगा स्पेस, ऑफ के बाद स्पेस। इट इज़ प्रेजेंट इनटू वर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप जब उस समय वो आई होगी, उस समय ये अपने सबसे बुरे कंडीशन में होगा। वर्स्ट फॉर्म यानी बुरा कंडीशन में मौजूद होगा। फैनेटिसिज्म यानी धर्मांधता, लोग धर्म में अंधे हो गए, अंधाधुंध हो गए होंगे। एज इट इज़ इल्सवेयर इन द वर्ल्ड। इतना अंधापन यहाँ पे हो गया था धर्म में उस समय कि शायद ही कहीं ये दुनिया में मिले। बिसाइड दिस इंडियन पीपल बिहेव विथ परफेक्ट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू रिलीजन। इतना कुछ होने के बाद भी इंडियन पीपल बिहेव यानी उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल अच्छे से व्यवहार करते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से। राइटर फाइंड्स दैट एवरी इंडियन इज़ फ्री टू वर्शिप एवरीवेयर। राइटर को यह पता चलता है कि प्रत्येक भारतीय जो है कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। वर्शिप यानी पूजा पाठ करना, और उसके लिए वो स्वतंत्र है, इसके लिए उन्हें कोई पाबंदी कहीं नहीं लगी हुई है। राइटर सी फाइंड्स दैट, वो पाती है कि एक पर्सन जो हाउस में आया, जब राइटर आई थी यहाँ पे, तो वहाँ पे वो एक घर में गई थी। वहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन आया पूजा करने के लिए, सीधे गया जहाँ पे कि उसका पूजा घर था, प्रार्थना की और चुपचाप वहाँ से चला गया। तो राइटर को लगा कि रिलीजन जो है वो इंडियन के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद है। ये बात यहाँ कॉमन है। हो सकता है राइटर जहाँ की थी पहले, क्योंकि वो अमेरिका में पली बड़ी थी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होगा। इट हैज़ बोथ बेस्ट एंड वर्स्ट एस्पेक्ट। और कोई भी चीज़ होती है, हर सिक्का का दो पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा। तो इसका भी एक बेस्ट पार्ट है और एक वर्स्ट पार्ट है, एक अच्छा एस्पेक्ट है, पहलू है, और एक बुरा पहलू है। अब अगला है, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है
लाइट ऑफ स्टेप यानी उसका जो कदम है वो हल्के हैं, और उसके कदम जो है वो हल्के हैं, और उसका दिल भी हल्का है। इसका मतलब समझाना है। तो ये लाइन एपिटाइप से ली गई है, जो कि वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखी गई है। इस लाइन में पोएट एक बहुत ही सुंदर महिला को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि अब मर चुकी है। कवि को वो महिला काफ़ी पसंद थी। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, लेकिन जब महिला मर गई है तो अब वो कब्र में जाके सो चुकी है, आराम से लेट यानी लेटी हुई है। पोएट उनके कब्र के पास जाते हैं और उस महिला के बारे में सोचते हैं। वो ग्रेव के तरफ, कब्र के तरफ इशारा करके कहते हैं और कहते हैं कि इस ग्रेव में एक बहुत ही सुंदर महिला लाइंग यानी लेटी हुई है। वो ये भी कहते हैं कि इस महिला की हैबिट थी, आदत थी इधर उधर घूमने की, एंड हैड नो कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी वायदा करना, और इससे किसी से इसको कोई वायदा नहीं था, किसी को इसने कुछ वायदा नहीं किया था। दूसरे लाइन में लाइट है, लाइट ऑफ स्टेप। लाइट का मतलब दो है यहाँ पे। पहला मतलब है लाइटनेस ऑफ द स्पेस ऑफ द लेडी। इसका मतलब है कि जो महिला थी वो इधर उधर फ्रीली, स्वतंत्रता से घूमती थी, क्योंकि उसे कोई कमिटमेंट ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, तो इधर उधर घूमते रहती थी। दूसरा मतलब है कि लाइटनेस ऑफ द हार्ट ऑफ द लेडी, कि महिला का जो दिल था वो काफ़ी हल्का था, जिसका मतलब है कि महिला जो है काइंड थी, काफ़ी दयालु थी, कंसिडरेट थी। कंसिडरेट का मतलब होता है बहुत ही विचारशील होना, समझदार होना और दूसरे का ध्यान रखना। थस द पोएट प्रेजेस, प्रशंसा करते हैं और उस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में सोचते हैं जो कि कब्र में लेटी हुई है। अगला है कि ब्रोकन येट रिबिलियस आई स्वोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। ब्रोकन यानी टूट जाना, रिबिलियस यानी आक्रामक हो जाना, किसी पर आक्रमण करने के मोड में आ जाना। आई स्वोर दिस टाइम, मैं इस टाइम कसम खाता हूँ कि मैं इसे सिन यानी पाप, फॉरगिविंग यानी माफ़ करने के पाप से बचाऊंगा। तो ये लाइन ली गई है फायर हिम्न से। फायर का मतलब आग, हिम्न का मतलब किसी चीज़ के प्रशंसा में उसकी स्तुति करना, गीत गाना, प्रार्थना करना। लिखी गई है के दारूवाला के द्वारा। वो एक पारसी थे, एंग्लो इंडियन पोएट थे। इन दिस लाइन द पोएट टेक्स ए वो यानी एक शपथ लेते हैं कि मैं फायर को फॉरगिवनेस यानी माफ़ी करने के पाप से बचाऊंगा। पोएट इज ए पारसी, कवि एक पारसी है। एंड ही हैज़ टू कंसाइन यानी सुपुर्द करना, हिज न्यू बॉर्न यानी उनका जो पहला पुत्र हुआ था, इनटू फायर अगेंस्ट पारसी कोड। कवि एक पारसी है और उन्हें अपने नवजात बच्चे को आग के हवाले कर दिया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। और यह पारसी कोड के, पारसी नियम के खिलाफ है, क्योंकि पारसी लोग आग को बहुत पवित्र मानते हैं और आग में कभी भी शरीर को नहीं जलाते हैं। वो एक जगह टावर ऑफ साइलेंस होती है, वहाँ पे जाके चुपचाप शरीर को छोड़ देते हैं, जहाँ पे कि उसे चील, कौवे, गिद्ध इत्यादि खा जाते हैं। सो ही फील्स गिल्टी ऑफ वायलेटिंग, यहाँ पे हो जाएगा वायलेटिंग, VIOLATING। गिल्टी यानी अब उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, उन्हें अंदर ही अंदर खराब लग रहा है कि मैंने पारसी कोड को तोड़ दिया। वायलेट यानी तोड़ दिया, इसके नियम को नहीं माना। पोएट ब्रोकन, पोएट टूट चुके हैं ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हिज फर्स्ट सन। प्रीमेच्योर यानी समय से पहले ही मर जाना। पोएट पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि उनका बच्चा समय से काफ़ी पहले मर गया। और दूसरा दुख तो यह है कि उन्होंने पारसी कोड को वायलेट कर दिया, उसे तोड़ दिया। बट व्हेन ही फील्स द फायर्स कमेंट, लेकिन फायर कमेंट, अब फायर, जब इन्होंने उसे फायर को दे दिया तो फायर ने भी इससे कहा कि चलो तुम्हें माफ़ किया जाता है। लेकिन जब उन्हें फायर के कमेंट को महसूस किया तो ही बिकम एजिटेटेड, उन्हें गुस्सा आ गया, एगिकेट हो गए। इट कंपाइल्स टू टेक ए रिबिलियस फॉर्म, यहाँ कंपाइल्स होगा COMPILES। ये उन्हें एक आक्रामक फॉर्म लेने के लिए प्रेरित किया। ही रिबिलियसली स्वेयर्स यानी कसम खाई कि अब मैं पारसी कोड को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो इसका मतलब है कि पोएट भले ही भीतर से टूट चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर कैलामिटी, एक आपदा आ गिरी, उनका पहला बच्चा बहुत जल्दी मर गया, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फायर को फॉरगिवनेस यानी माफ़ी करने के पाप से बचाऊंगा। कैसे बचाएंगे?
क्योंकि उनके घर में मान लीजिए अब कोई भी व्यक्ति मरेगा तो अब वो कभी भी उस व्यक्ति को फायर के हवाले नहीं करेंगे। फायर के हवाले इन्हें अपने बच्चे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस इनके घर से हज़ारों मील दूर थी। दूसरा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। मेरे शिक्षा ने मुझसे कहा कि इसे तो मारना ही पड़ेगा। यह स्नेक पोएम से लाइन ली गई है जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व होना, क्या करे क्या ना करे। उनके दिमाग में एक द्वंद्व था कि क्या उन्हें स्नेक को मारना चाहिए या फिर नहीं मारना चाहिए। जब उन्होंने स्नेक को देखा कि स्नेक पानी पी रहा है ट्रॉ पर, ट्रॉ का मतलब एक कुंड पर, एक कुंड था वहाँ पे वो पानी पी रहे थे, तो उसकी सुंदरता को देखकर वे बहुत ही मोहित हो गए। ही डज नॉट वॉन्ट टू किल इट, वो उसे मारना नहीं चाहते थे। हिज कॉन्शियस डज नॉट अलाउ हिम टू किल हिम, कॉन्शियसनेस यानी अंतःकरण, उनकी जो अंतःकरण था ये उन्हें मारने नहीं दे रहा था। लेकिन उनकी वर्ल्डली एजुकेशन ने उसे कहा कि एक जहरीला सांप है और उसे तो मारना ही पड़ेगा। यानी जो शिक्षा उन्होंने इस दुनिया में ग्रहण की, अल्टीमेटली बीइंग कंपेल्ड बाय द वर्ल्डली एजुकेशन, यानी अंत में वो अपनी वर्ल्डली एजुकेशन के तरफ झुक गए, उसके साइड हो गए। पोएट ने स्ट्राइक यानी चोट पहुंचाना, स्नेक विथ ए स्टिक, एक छड़ी से स्नेक को हिट कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें कि द प्रेशर ऑफ द वर्ल्डली एजुकेशन, यानी जो शिक्षा उन्होंने दुनिया से पाई थी उसका दबाव उन पर पड़ गया और वो स्नेक को किल करने के लिए आगे बढ़ गए। स्नेक को उन्होंने मारने की कोशिश तो की छड़ी फेंक कर, बट इट इंटर्स द होल, लेकिन उसी टाइम वो होल में घुस गया। तो इसमें पोएट कंफ्यूज हो गए कि दैट ही शुड किल द स्नेक और नॉट। तो ऐसी कंडीशन आ गई थी कि वो उन्हें स्नेक को मारना चाहिए या नहीं, और अंत में लास्टली उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। ये लाइन यही बता रही है। यहाँ लास्टली का स्पेलिंग LASTLY होगा। अगला है कि ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट बट एट लेंथ ऑफ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रियोटेरिक एंड स्टाम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, यानी भीतर ही भीतर कांपना। वो कुछ बुरा होने के लिए, वर्स्ट यानी कुछ बुरा होने के लिए वो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन एग्जॉस्टेड यहाँ थका हुआ। रियोटेरिक का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास की स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, प्रभावी हो, किसी को प्रभावित कर दे। एंड स्टाम्प्ड यानी पैर पटक कर गुस्से से वो बाहर चला गया। ये लाइन ली गई है द आर्टिस्ट चैप्टर से, जो कि जापानीज राइटर सीगा नोया के द्वारा लिखी गई है। इस लाइन में सीवी टीचर हैड कम टू होम टू कंप्लेन। इस लाइन में सीवी का जो टीचर था वो घर आया था ताकि सीवी ने क्या गलती की है उसके बारे में उसकी शिकायत की जा सके। क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्लासरूम में कद्दू को, लौकी प्रजाति, कद्दू प्रजाति का ही एक सब्जी होता है गड, उसको जो है वो पॉलिश कर रहा था और क्लास टीचर ने उसे पकड़ लिया। सीवी वॉज टेंस्ड बाय थिंकिंग दैट फॉर वन गड ही वॉज स्कोल्डेड सो मच। टेंस यानी परेशान हो जाना, थिंकिंग सोचना, स्कोल्डेड सज़ा मिलना, इन फ्रंट सामने। सीवी इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हो गया कि एक गड के लिए उसे इतना सज़ा दी गई, क्लास में इतना कुछ कहा गया और उसके मदर के सामने भी इतना ही कुछ कहा गया। ही वॉज टेंस दैट इफ टीचर सॉ ए रो ऑफ गर्ड्स हैंगिंग एट हिज बैक। हैंगिंग यानी लटकना, रो यानी कतार में। घर में भी सीवी जो है गर्ड पॉलिश करता था और बहुत सारे गर्ड्स को उन्होंने टांग कर रखा था। तो अब इसे इस बात की टेंशन हो गई, अगर टीचर ने ये गर्ड की कतारें देख ली जो कि उसके पीछे लटक रही थी तो उसके साथ और क्या बुरा हो जाएगा। वर्स्ट यानी बुरा से बुरा होना। बट ही वॉज सेफ व्हेन द टीचर आफ्टर शाउटिंग एट हिज फुल वेंट आउट ऑफ द हाउस। लेकिन वो बच गया क्योंकि टीचर सिर्फ चीख कर ही उसके सामने घर से बाहर चला गया और उसने उस गर्ड्स की कतारें को नहीं देखी क्योंकि टीचर उस वक्त काफ़ी गुस्से में था। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग। प्री हिस्टोरिक यानी हिस्ट्री से भी, जो हिस्टोरिक पीरियड से जो पहले हुई हो, ऐतिहासिक पीरियड से थोड़ी पहले। सबसे लास्ट महानतम प्री हिस्टोरिक आविष्कार क्या था, तो आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला, विच वॉज इंडीड प्री रिक्वेस्ट ऑफ हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। तो ये लाइन ली गई है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से
जो लिखी है बर्ट्रांड रसल के द्वारा। इस लाइन में राइटर कहते हैं कि आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज ग्रेट इन्वेंशन, कि लिखने की कला एक बहुत ही महानतम आविष्कार थे हिस्टोरिकल मोमेंट में, क्योंकि दिस वॉज हेल्पफुल टू पास द नॉलेज, क्योंकि एंड आइडिया ऑफ वन जनरेशन टू अदर, क्योंकि इससे क्या हुआ, पास करना यानी देना, ज्ञान का जो भंडार था हम वो दूसरे को भी अब दे सकते हैं और एक जनरेशन की एक पीढ़ी का आइडिया दूसरे तक काफ़ी आसानी से जा सकता था। क्वाइट अर्ली होगा यहाँ पे, क्वाइट ईजिली होगा यहाँ पे, क्वाइट ईजिली, EASILY, यानी आसानी से जा सकता था। बाय द हेल्प ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग वेरी नाइसली, यहाँ सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आर्ट ऑफ राइटिंग के मदद से कोई भी व्यक्ति अपने आइडिया को दूसरे तक पहुँचा सकता था। बड़े नंबर ऑफ पीपुल, यानी एक ही व्यक्ति का आइडिया लेकिन लिखने के लिए आ गया तो लिखित फॉर्म में वो लार्ज नंबर ऑफ पीपुल के पास जा सकता था। लेकिन जब इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था तब ये बात काफ़ी मुश्किल थी। जब लिखना लोगों को नहीं आया था तब तो ये बहुत ही असंभव वाली बात थी। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्क अहेड, और जैसे जैसे हम वॉक करते हैं, चलते हैं, प्लेस यानी शपथ लेना, हम शपथ लेते हैं कि हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। ये लाइन ली गई है आई हैव ए ड्रीम से, यानी मेरा एक सपना है, लिखी गई है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। इस लाइन में वो कहते हैं कि वॉट एवर बैरियर्स यानी जो भी दिक्कतें हमें आएगी, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं हमें मिलेंगी, हमारे वे में मिलेगी, वो हमें रोक नहीं पाएंगी और हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। कब तक? जब तक कि स्लेवरी यानी गुलामी की समस्या, दासता की समस्या और स्वतंत्रता का अधिकार सॉल्व ना हो जाए या फिर हमें मिल ना जाए। दे विल नॉट स्टॉप, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उन्हें उनके कंट्री का नागरिक मान नहीं लिया जाएगा, वो भी पूरे डिग्निटी के साथ यानी सम्मान के साथ। दे विल नॉट टर्न देयर बैक, वो अब पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक वायदा है और एक शपथ है जो कि लिया जा चुका है। यहाँ पे 18 नंबर कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू सेल्यूम। सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाना, मैं खुद को ही उत्सव बनाता हूँ, खुद के लिए गाता हूँ। एज्यूम यानी मानना, और जो मैं मानता हूँ वो तुमको भी मानना चाहिए। ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है जो कि वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखी गई है। वो इस लाइन में बोलते हैं कि इज़ हैप्पी, वो खुश हैं और अपने लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ही इज़ सेलिब्रेटिंग एंड सिंगिंग होगा यहाँ पे, वो उत्सव मना रहे हैं, गा रहे हैं कि क्योंकि ही इज़ टोटली फ्री फ्रॉम द वरीड यानी चिंताओं से, सारी चिंताओं से उन्होंने मुक्ति पा ली है। एंड इंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, और ज़िंदगी के प्रत्येक क्षण का वो आनंद ले रहे हैं। ही इज़ सेइंग दैट वॉट ही फील्स अदर शुड ऑल्सो फील द सेम, वो कहते हैं कि जो वो महसूस कर रहे हैं, जो वो खुद महसूस कर रहे हैं, दूसरे को भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ मीन टू एंजॉय ऑलवेज, क्योंकि जीवन का मतलब ही है हमेशा आनंद लेना, खुश रहना। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन लवली हेड, कोल्ड ठंडा, असंभव आगे, अहेड यानी आगे, लिफ्ट यानी उठाना, वो माउंटेन्स पहाड़, लवली हेड यानी सुंदर हेड। ये लाइन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है, यानी पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, लिखी गई है W.H. ऑर्डन के द्वारा। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं इन सीवियर नेचुरल कंडीशन, सीवियर यानी गंभीर प्राकृतिक अवस्थाओं में, गंभीर प्राकृतिक कंडीशन में जहाँ पे कि बहुत कोल्ड हो एंड एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल, और सब कुछ असंभव सा लगने लगे। स्टिल द माउंटेन हेड इज़ हेल्ड हाई, स्टिल यानी तब पर भी पहाड़ की जो हेड है, सर है, वो बहुत ही ऊंची उठी होती है और सीन ऑफ फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस यानी दूर से भी देखी जा सकती है। सो इवन इफ द ह्यूमन बीइंग फेस डिफ़िकल्टी यानी परेशानी, तो इसका मतलब है कि तब भी अगर मानव जो है बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं अपने जीवन में और उन्हें ऐसा लगता है कि अब फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना अब तो असंभव हो चुका है और जीना तो अब मुश्किल ही हो चुका है,
दे शुड हैव द पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस लाइक द माउंटेन। पेशेंस यानी धैर्य होना चाहिए, कॉन्फिडेंस यानी साहस। उन्हें धैर्य रखना चाहिए और साहस रखना चाहिए एकदम पहाड़ की तरह, कि इतनी गंभीर समस्या में भी वह ऊंचा ही उठा रहता है, झुकता नहीं है। एंड शुड फेस इट वेल, और मानव को अपने जीवन में आई परेशानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करना चाहिए, और तब पर भी ऐसी कंडीशन में भी अपने सर को ऊंचा उठाकर ही रखना चाहिए। आगे है हर साय। साय का मतलब होता है आहें भरना, रोना। एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी है अ डे एंड लाफ्टर लैंड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। ये लाइन द शोल्डर से ली गई है, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि द सीन्स एंड साउंड ऑफ हिज हैप्पी मोमेंट विथ हिज फ्रेंड्स एंड हिज नियर एंड डियर आर बीइंग रिमेंबर्ड बाय हिम इन द बैटलफील्ड। यहाँ पे जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो काफ़ी दिनों से युद्ध पर हैं, घर जाना है नहीं, तो वहाँ पे बैठे बैठे उन्हें हैप्पी मोमेंट याद आ रहे हैं कि कैसे कैसे खुशी के पल, दुख के पल अपने दोस्तों के साथ मैंने बिताए थे, मेरे परिवार कैसे थे, वो कैसे हंसते थे, कैसे रोते थे, ये सब उन्हें अब युद्ध भूमि में याद आ रहा है। ही इज़ रिमेम्बरिंग, वो याद कर रहे हैं कि उनके अच्छे दिन कैसे थे, उनकी शिक्षाएं कैसी थी, उन्होंने कैसे ये सब प्राप्त किए अपने कंट्री में। उनकी कंट्री ने उन्हें सिखाया जेंटलनेस, विनम्र बनना सिखाया, नेक व्यक्ति बनाया, और उन्हें अपने कंट्री के प्रति बहुत प्यार है। पास्ट डेज आर रिमेंबर्ड बाय द पोएट, जो बीते दिन हैं, जो बीत चुके हैं, वो सारे पोएट के द्वारा याद किए जा रहे हैं। कैसे? तो हैप्पी ड्रीम्स और बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। अब कवि उसे कह रहे हैं कि ये जो है एक बहुत ही सुंदर सपना है, और ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा क्षण है, जो कि उसने अपने कंट्री के मिट्टी में सीखे थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, कि यू आर एन इडियट, तुम बेवकूफ़ हो। ही शाउटेड, यानी चिल्लाया, वह चिल्लाया। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कोई भी भविष्य नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए कि ये एक्सप्लेनेशन द आर्टिस्ट से लिया गई, टेकन फ्रॉम द चैप्टर होगा, चैप्टर्स नहीं होगा। आर्टिस्ट बाय सिगानोया। इस लाइन में वो जो टीचर है एनॉयड, काफ़ी गुस्सा है सीबी से, क्योंकि सीबी जो है वर्किंग ऑन हिज न्यू परचेज गर्ड होगा, GOURD, इन इथिक्स क्लास, क्योंकि सीबी ने एक नई कद्दू खरीदी थी, लौकी खरीदी थी, उसको वो क्लास में बैठ के पॉलिश कर रहा था। और क्लास किस चीज़ की थी? तो इथिक्स की, यानी मोरल, नैतिक शिक्षा की क्लास थी। ही स्कोल्ड हिम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडी। स्कोल्ड्स यानी डांटना, सजा देना। टीचर ने उसे सजा दी क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। ये इथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्लास था। ही इज एंग्री टू सी सीबी बिजी ऑन हिज गड। वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि सीबी पढ़ाई छोड़कर गढ़ में भिड़ा हुआ है। ही इज एनॉयड बाय सिली बिहेवियर। एनॉयड यानी गुस्सा होना, सिली यानी मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण वो सीबी से गुस्सा हो जाते हैं और पूरी क्लास के सामने उसे बहुत कुछ भला बुरा कहते हैं। वॉट दैट मीन्स ही विल हेयर फॉर वीक्स। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स। ओह माई गॉड, क्या इसका मतलब है कि वो यहाँ पर सप्ताह के लिए है? मिनिस्टर्स लोगों से सप्ताह, महीने नहीं मिलते हैं। हे भगवान। ये लाइन अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। इस लाइन में जो राइटर है वो बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाते हैं अपने माताजी के उद्घोषणा पर। उनकी माताजी अनाउंस करती है, उद्घोषणा करती है कि उनके मामा जी, जो कि नानू काका है, वो दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी मिनिस्टर से मिलना है। ही टेल्स हिज मदर दैट, और वक्ता तब अपनी माता को बताते हैं कि किसी भी मिनिस्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मिनिस्टर से मिलने का मतलब किसी भगवान से मिलना। टफ यानी मुश्किल, सॉल्व यानी सॉल्व करना। द पर्पस ऑफ मीटिंग मिनिस्टर, ये बहुत ही कठिन काम था किसी भी मिनिस्टर से मिलना, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा समय लगता था। 23 नंबर है, यू टू डिड बेटर हरी अप। हरी अप यानी जल्दी करो, एंड गेट मैरिड, और शादी कर लो। जस्ट डू मी ए फेवर, मेरे लिए यह काम करो, एंड लीव मी इन पीस, और मुझे शांति में छोड़ दो।
तो ये लाइन अ मैरिज प्रपोजल से ली गई है जो एंटन चेखोव के द्वारा लिखी गई है। इस लाइन में चेखोव इज एनॉयड बाय हिज डॉटर नतालिया, चुबुकोव अपनी बेटी से काफ़ी गुस्सा है, एंड हिज नेबर लोमोव, लोमोव यानी उनका पड़ोसी जो है उससे भी गुस्सा है, क्योंकि दे बोथ वांट टू मैरी, क्योंकि दोनों शादी तो करना चाहते हैं और लोमोव इसके लिए आता भी है, लेकिन वो नतालिया को प्रपोज करने के अलावा अलग सलग बातें करने लगता है, जिसके कारण कि झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस कारण जो है चुबुकोव काफ़ी ही विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं मानसिक रूप पे, और इसलिए वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं दोनों के व्यवहार से। तो इसलिए अंत में वो फाइनली कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी विवाह कर लो, मैरी MARRY, और मुझे शांति से रहने दो। और ऐसा करके सारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। When thou sighst, thou sighst not wind, but sighst my soul away, यानी जब तुम आहें भरती हो तो ये जो विंड के तरह तुम आहें भरती हो, ये मेरे सोल को, मेरी आत्मा को सुखा देती है। ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। इस लाइन में कवि कहते हैं कि जब उनकी विलव साय यानी आहें भरती है, रोती है, तो वो सिर्फ हवा को नहीं सांस लेती है, जबकि ऐसा लगता है कि पोएट की जो सोल है, जो अंतरात्मा है, वो हर्ट हो रही है, वो दुखी हो रही है, और पोएट को पेन, दुख और सौरों का अनुभव हो रहा है उसके इस एक्शन से। ये एक इमोशनल फीलिंग है, भावनात्मक फीलिंग है पोएट की, जो कि उनके हृदय से निकल रही है। दूसरी जो लाइन है वो लाइन है आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो ये लाइन दोबारा यहाँ पे रिपीट हुई है और इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा अलग है। तो ठीक है, मैं खुद को उत्सव मनाता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ तुम्हें भी मानना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्येक एटम जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो तुम में भी तो मौजूद है। तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, जो वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखी गई है। कवि कहते हैं कि ही इज इंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, मोमेंट यानी क्षण, जीवन के प्रत्येक क्षण को वो एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत ही खुशी से गा रहे हैं और सारी चिंताओं से मुक्त हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक मानव है वो फ्री इस दुनिया में जन्म लिया है, और उसके जो शारीरिक संरचना है, फिजिकल फीचर है, वो भी तो सब में एक ही है। उसकी स्किन, बोन, खून, ये सारे तो सब ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। तो इस तरह से पोएट कहते हैं कि हम शारीरिक तौर पर सेम है और हम सभी मानव हैं। ये लाइफ हमें एंजॉय करने के लिए मिली है, ऐसा पोएट कहते हैं, और मिली भी है। और ये पोएट की थॉट है, और उसकी यही थॉट, उनके यही थॉट इस लाइन में एक्सप्रेस है। अब आ गया है इसका लास्ट क्वेश्चन कि मैकेविटी देयर नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी है और मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। ये लाइन मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से ली गई है और लिखी गई है T.S. इलियट के द्वारा। इस लाइन में कवि एक रहस्यमयी मॉन्स्टर यानी राक्षस, क्रिमिनल के बारे में, अपराधी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक बिल्ला है। पोएट कहते हैं कि मैकेविटी की तो तुलना हो ही नहीं सकती है, इट इज़ टोटली इनकम्पेरेबल, यानी अतुलनीय है, क्योंकि इसकी एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं कर सकता, शक नहीं कर सकता। वॉट एवर स्टेप्स आर टेकन टू ट्रेस इट प्रूव्स ए बिग फेल्यूर। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं इसे पकड़ने के लिए, ट्रेस करने के लिए, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। तो पोएट कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक सेंस में, प्रत्येक केस में मैकेविटी बहुत ही अनोखा है। तो दोस्तों, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। इससे बाहर एक्सप्लेनेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।